प्रवाह होता है कैसा होता है? चक्रीय, द्विदिश, एक दिश या फिर अनियमित। चक्रीय मतलब क्या? ऊर्जा ऐसे ऐसे घूमती है, या फिर दो दिशाओं में ऊर्जा चलती है, या फिर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, या अनियमित होता है। तो मित्रों, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए घास है, इस घास को हिरण ने खाया इसको, और हिरण को खा गया शेर। तो इस प्रकार से एक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह कंटिन्यू चल रहा है। खाद्य श्रृंखला वाला देखिए तो याद आ जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर होता है उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक या फिर परजीवी। तो मित्रों, इसमें होता है पहला स्तर होता है उत्पादक, दूसरा स्तर होता है उपभोक्ता, और तीसरा होता है अपघटक, और चौथा होता है परजीवी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जैव अजैव घटक है? पौधे, पशु, बैक्टीरिया और जल। मतलब जैव अजैव पूछ रहा है कि जैव भी अजैव भी है, तो ऐसे में जल आपका है जो जैव अजैव घटक है, जीवों के लिए आवश्यक है, और इसमें जीव जंतु भी पाए जाते हैं और ये निर्जीव होता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का मुख्य कार्य है वर्षा कराना और यूवी किरणों से सुरक्षा। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी, ताप बढ़ाना, वायु प्रदूषण। तो मित्रों, ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा देता है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का सर्वाधिक स्तर पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है? मरुस्थल में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय वनों में या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में। तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है मित्रों। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा गया, ध्यान रखना नहीं तो गलती कर जाओगे। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन, N2 मतलब नाइट्रोजन, और N2O मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसमें से कौन सी गैस नहीं है? तो इसमें नाइट्रोजन केवल नहीं है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अगला प्रश्न है मित्रों, मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है वन रोपण, अतिवृष्टि, वनों की कटाई या फिर जैविक खेती। देखिए, वन रोपण से जितना ज़्यादा वृक्ष होगा पर्यावरण फ्रेंडली होगा, मित्रवत होगा। अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और जैविक खेती में भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वनों की कटाई ये समस्या क्रिएट करता है और मृदा अपरदन का कारण बनता है। निम्न में से नवीकरणीय संसाधन हैं कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर सौर ऊर्जा। नवीकरणीय संसाधन पूछ रहे हैं मित्रों, तो नवीकरणीय इसमें सौर ऊर्जा है, बाकी ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा हैं। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू सीवेज, वर्षा जल, कृषि रसायन। नहीं है पूछ रहा है, कौन सा इसमें नहीं है? तो इसमें वर्षा का जल प्रदूषण का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, जैव अपघट्य कचरा है। जैव अपघट्य कचरा कौन सा? प्लास्टिक, कांच, पॉलीथीन या फिर सब्जियों के छिलके। अपघट्य, जैव अपघट्य मतलब जिसको जीवाणु सड़ा गला सकते हैं। तो मित्रों, प्लास्टिक को नहीं सड़ा गलाया जा सकता, कांच भी नहीं सड़ा गलाया जा सकता, और पॉलीथीन तो इतनी जल्दी सड़ता गलता ही नहीं। सब्जी के छिलके हैं तो ये सड़ गल जाते हैं, इसलिए यही जैव अपघट्य कचरा। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है केवल कानों पर, केवल हृदय पर, मानसिक स्वास्थ्य पर या फिर केवल आँखों पर। तो ध्वनि प्रदूषण मुख्य रूप से मित्रों मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, यानी कि जैसे जी घबराने लगता है या फिर सर चकराने लगता है, सर दर्द होने लगता है। ध्वनि प्रदूषण की ये सारी समस्याएं हो सकती हैं, नींद ना आना। अगला है, रीयूज रिसाइकिल का संबंध है उद्योग से, पर्यावरण संरक्षण से, कृषि से या फिर परिवहन से। तो मित्रों, रीयूज एंड रिसाइकिल मतलब RRR जो है ये पर्यावरण संरक्षण से। कोई भी वस्तु है उसका कम प्रयोग करो, बार फिर से प्रयोग करो और उसका पुनर्चक्रण करो। अगला है, स्वच्छ जल का मुख्य लाभ है। क्या लाभ है? स्वाद अच्छा होता है या रोगों से बचाव करता है या फिर रंग अच्छा होता है या कीमत अच्छी होती है। तो मित्रों, स्वच्छ जल जो होता है ये रोगों से हमारी बचाव करता है। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में क्या आवश्यक है? कौन कौन सी चीज़ें संतुलित आहार में होनी चाहिए? केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल प्रोटीन, सभी पोषक तत्व या फिर केवल वसा। तो मित्रों, सभी पोषक तत्व जब भोजन में होंगे तो उसे ही संतुलित आहार कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है,
व्यक्तिगत स्वच्छता का सबसे सरल उपाय है, क्या है? दवा, साबुन से हाथ धोना, टीका या फिर व्यायाम। व्यक्तिगत स्वच्छता की बात हो रही है और व्यक्तिगत स्वच्छता में अगर देखा जाए तो इसमें आप लोगों का आ जाएगा साबुन से हाथ को धोना, यानी हाथ की साफ सफाई रखना। अगला है पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल परिवहन साधन है, बस है कि कार है कि साइकिल है कि हवाई जहाज़ है? क्या है मित्रों? तो पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल परिवहन साधन साइकिल है, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होगा, धुआं नहीं निकलेगा। बस चलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी, कार चलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और लेड छोड़ेगा। हवाई जहाज़ है तो वो भी नुकसान करेगा, लेकिन साइकिल नहीं करेगा। भूकंप एक क्या है? मानव निर्मित आपदा, जैविक आपदा, प्राकृतिक आपदा या फिर सामाजिक समस्या? तो मित्रों, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, ना तो ये सामाजिक समस्या है, न जैविक आपदा है, न मानव निर्मित आपदा है। आपदा के समय सबसे पहले जरूरी है, क्या जरूरी है? घबराना या फिर अफवाह फैलाना या सुरक्षित स्थान पर जाना या वीडियो बनाना, जो कि आजकल का फैशन है। तो मित्रों, सबसे पहले जरूरी है आपको सुरक्षित स्थान पर पलायन कर जाना, अर्थात चले जाना। ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? रटंत ज्ञान है कि पर्यावरणीय जागरूकता है, कठिन परिभाषाएं हैं या फिर परीक्षा उत्तीर्ण करना है? तो मित्रों, ईवीएस शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता। अगला प्रश्न है, ईवीएस में सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि है, क्या है? व्याख्यान, परियोजना विधि, प्रश्नोत्तर या फिर निबंध? परियोजना विधि मतलब कोई योजना बनाई जाए और उसके अनुरूप कार्य किया जाए, जैसे कि वृक्षों को लगाना, वृक्षों की रख रखाव, वृक्षों का देखभाल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या कहलाती हैं? परियोजना विधि। ईवीएस में चित्रों का प्रयोग किस लिए उपयोगी है? सजावट के लिए, समय पास या फिर समझ बढ़ाने हेतु या परीक्षा? तो किस लिए है मित्रों? समझ बढ़ाने हेतु। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ईंधन है? कोयला, लकड़ी, सीएनजी या फिर डीजल? तो कौन सा इसमें से? इसमें से है आपका सीएनजी, जो कि स्वच्छ ईंधन माना जाता है। अगला प्रश्न है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल का संबंध है स्वास्थ्य से, पर्यावरण संरक्षण से, परिवहन से या ऊर्जा से? तो किससे संबंध है इसका? पर्यावरण संरक्षण से। अगला प्रश्न है, ईवीएस में समूह कार्य से विकसित होता है प्रतिस्पर्धा, सहयोग, भय या फिर रटना? तो क्या विकसित होता है मित्रों? इससे सहयोग विकसित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? सड़क दुर्घटना, भूकंप, आग या दंगा? तो इसमें जो भूकंप है ये एक प्राकृतिक आपदा है। मच्छरों से फैलने वाला रोग है, कौन सा? टाइफाइड या फिर मलेरिया या हैजा या फिर टीबी? तो क्या है मित्रों? इसमें जो मलेरिया है, डेंगू है और हम लोग जिसको पाँवपिल यानी हाथी पाँव वाला कहते हैं, वो सभी ये सब किससे हैं? मच्छरों से फैलते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण में स्थानीय उदाहरणों का प्रयोग भ्रम पैदा करता है, सीखने को सार्थक बनाता है, समय लेता है या कठिन होता है? तो क्या करता है? सीखने को सार्थक बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल संरक्षण का उपाय है? नल खुला छोड़ना, वर्षा जल संचयन या फिर नदियों में कचरा या अधिक पानी बहाना? तो क्या होता है मित्रों? वर्षा जल का संचयन जल संरक्षण का उपाय है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है जानकारी देना, परीक्षा पास कराना, जिम्मेदार नागरिक बनाना या फिर नौकरी दिलाना? तो क्या होता है? जिम्मेदार नागरिक बनाना। अगला और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, कौन सी विटामिन की कमी से चिलोसिस रोग होता है? विटामिन B1, B2 या B7 या B12? तो कौन सा है मित्रों? इसमें विटामिन B2 होता है। चिलोसिस जिसमें ओठ में सूजन आ जाता है, ओठ फटने लगते हैं, ये सारी समस्या होती है और ये विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है। इस प्रकार से आप लोगों का आज के सेशन का 30 प्रश्न कंप्लीट हुआ। ऐसे ही समस्त इंपॉर्टेंट सीरीज पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर करते रहिए।
कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, साथ ही साथ ये भी बताते रहें कि कितने प्रश्न आपके सही गए। मिलते हैं फिर अगले प्रश्न में, अगले प्रश्नों की सीरीज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।